वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले में अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मुतासर हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड टोटली इसको कंट्रोल माहिरीन भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं आप कर सकते हैं अपनी डाइट के साथ। आखिर ये होते क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या है, क्या सबसे बड़ी वजह इसकी हमारी खुराक ही है, हमारी खुराक का इंतखाब क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल होने से बचा सकती हैं। अब जिनको हो गया है उनका फिर डाइट का जो एक शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए, आपके साथ शेयर करेंगे जी आयशा नासिर, माहिर ग़िज़ायात है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है जी यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, एड़ियों में दर्द है, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में ऐसे होता है जी दर्द हो रही है, वजूहात इसकी क्या हैं, क्या टोटली हमारी डाइट ही इसकी रीज़न है? यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो टोटली उसकी डाइट रीज़न नहीं होती, उसके जेनेटिक भी रीज़न हो सकते हैं, प्लस लाइफस्टाइल आपका पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। जैसे फिज़िकल इनएक्टिविटी होना, यानी पूरे दिन में कोई ख़ास वॉक ना होना, या आपकी डाइट में जो बड़ा गोश्त है या जो बकरे का गोश्त है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होना, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा होना एंड वाटर इनटेक कम होना, इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फैक्टर्स की जहाँ तक बात करें, जैसे मैंने कहा कुछ के जेनेटिकली उनकी बॉडी ही ऐसी है कि वो प्यूरिन्स को बॉडी से फ्लश आउट ही नहीं कर पाते जैसे बाकी लोग कर पाते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स प्लस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसमें डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड फिजिकल इनएक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहाँ तक हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें उसमें भी जीन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है ना। कई बच्चे हमारे पास आते हैं जी 16-17 साल की उम्र में उन्हें कोलेस्ट्रॉल होता है और डाइट भी उनकी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उनकी जीन्स में कोलेस्ट्रॉल का मसला चल रहा होता है। फादर या मदर साइड पे कहीं ना कहीं से कोलेस्ट्रॉल की एक प्रोलॉन्ग हिस्ट्री चलती आ रही होती है जो कि आगे बच्चों को भी होता है। इस केस में आप ये कर सकते हैं, एक तो ये कि उस पर नज़र रखी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये एवरी 3 मंथ्स उसका टेस्ट कराया जाए, इफ़ रिक्वायर्ड मेडिकेशन की जाए। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ डाइट से एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, खाना कौन कौन सा नहीं खाना कोलेस्ट्रॉल की सूरत में, किन चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है? अच्छा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है जी बीफ से, ऊँट के गोश्त से, बकरी के गोश्त से, जो हमारे पास जिसे बड़ा गोश्त या मोटा गोश्त कहते हैं, इससे आपने थोड़ा परहेज़ करना है। पूरी उम्र के लिए नहीं होता ये परहेज़, जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल पीछे नहीं आ जाता तब तक के लिए होता है। प्लस गंदी क्वालिटी ऑफ ऑयल से। अब गंदी क्वालिटी ऑफ ऑयल में हमारे पास आ जाता है, हमें लगता है देसी घी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही देसी घी बुरा है, मैं ये कह रही हूँ देसी घी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल एनिमल सोर्स यानी जानवर से आई हुई कोई भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। उसमें दूध भी आ जाता है, उसमें दही भी आ जाता है, मक्खन भी आ जाता है, उनका गोश्त भी आ जाता है। इवन जो श्रिम्प्स, जिन्हें प्रॉन्स भी कहते हैं, या प्रॉन्स या श्रिम्प्स हो गए, जो श्रिम्प्स हैं इनमें, वो भी अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वो भी कोलेस्ट्रॉल की वजह बन जाते हैं। तो हर वो चीज़ जो जानवर से आ रही है उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रीब्यूट करेगा। प्लस कुकिंग ऑयल का बहुत इसमें इंपॉर्टेंट हाथ होता है। अगेन इसमें भी वॉक बहुत ज़रूरी है। कई लोग सिर्फ वॉक से अपना कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा मैनेज कर रहे होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं और उनका कोलेस्ट्रॉल ही नहीं मैनेज हो रहा। एक ये चीज़। अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड में हमने परहेज़ करना होता है, अगैन बड़े गोश्त से, छोटे गोश्त से, दालों से एंड हरे पत्ते वाली सब्जियों से। ठीक हो गया। क्या मोटापा भी इसकी रीज़न है? मोटे लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं? कोलेस्ट्रॉल तो डेफिनेटली मोटे लोगों का हमेशा ज़्यादा ही होगा। हम मोटा नहीं, हम ओवरवेट कह लेते हैं। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, फैटी लिवर, ये सारी बीमारियां वो हैं जो मोटापे के साथ एसोसिएटेड है। जिन लोगों का वेट बढ़ना शुरू होता है ना उनके 2 टेस्ट तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक फैटी लिवर का टेस्ट कराओ, एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें बड़ी भी हो सकती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का इससे ताल्लुक है, बट यूरिक एसिड 50-50, उसका मोटापे से इतना ताल्लुक नहीं होता। मोटे लोगों का अक्सर यूरिक एसिड इसलिए बढ़ जाता है कि वो बीफ बर्गर्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्टेक्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नहीं भी बढ़ता। मतलब वो 50-50 उसकी रेशो चल रही होती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। ठीक हो गया जी, हमने कोलेस्ट्रॉल की बात कर ली, अब यूरिक एसिड की तरफ आ जाएं। क्या ये भी जेनेटिक होता है? अच्छा, मेरा जेनेटिक, आपको पता है मुझे भी यूरिक एसिड है। अच्छा। हाँ, और मेरा ये है ना कि मुझे हफ्ते में 2 दफ़ा अगर मैं दवाई ना खाऊं, मेरी ये वाली उंगली यूं होना शुरू हो जाती है, गाड़ी का गियर भी नहीं लग रहा होता मुझसे। हालांकि मैं ना तो मैं मटन बहुत ज़्यादा खाती हूँ, ना मैं बीफ बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मेरा है जेनेटिक। अच्छा। अब ये जेनेटिकली बहुत सारे लोगों को होता है और हमें ये लग रहा होता है नहीं हम तो डाइट बहुत अच्छी कर रहे हैं, हमारा क्यों बढ़ी जा रहा है यूरिक एसिड बार बार। उसमें ये वाला फैक्टर आता है। प्लस स्ट्रेस, यूरिक एसिड का एक ताल्लुक आपके स्ट्रेस के साथ भी होता है। अच्छा। कुछ लोग स्ट्रेस ज़्यादा उनका उससे
उससे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, यूरिक एसिड, 3 चीज़ों के जो है वो मसले आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगैन फिजिकल इनएक्टिविटी, भाई अगर आपके जीन्स में भी यूरिक एसिड नहीं है, आपका स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप पूरे दिन कुछ भी नहीं करते, आप एक कुर्सी पे बैठे रहते हो, तो यूरिक एसिड उससे भी हो सकता है। यूरिक एसिड की मैनेजमेंट के लिए कई लोग 6.6, 6.7 तक यूरिक एसिड होता है, वो कोई दवाई नहीं खाते। हालांकि हम कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है तो दवाई खा लो भाई, वो कहते हैं नहीं हमने इसको पिछली दफ़ा भी जिम से कंट्रोल किया था, हम दोबारा जिम से। अच्छा, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी आपको। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आयशा नासिर हैं हमारे साथ। हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की, यूरिक एसिड की तरफ आना था और हमने पूछा था जी इसको अब कैसे कंट्रोल रखना है और कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे बिल्कुल परहेज़ करना है। जी आयशा। अच्छा, अगर हम यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल दोनों में देखें, एक चीज़ आना कॉमन है कि आपको रेड मीट, जिसमें हमारे पास ऊँट का गोश्त, हमारे पास मटन आ जाता है, बीफ आ जाता है, उसको अवॉइड करना है। बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है, दोनों चीज़ों में बिल्कुल अवॉइड करना है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल जब आपका 200 के आसपास आ जाता है, यानी 220 के आसपास भी आ जाता है, तो आप 15 दिन में एक आधी दफ़ा मटन बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिक एसिड अगर आपका मुकम्मल ठीक हो जाता है, उसके बाद आप 15 दिन में एक दफ़ा मटन या बीफ, वो भी हल्का सा स्टीम करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूरिक एसिड में दालें भी अवॉइड करनी है, जिसमें मसूर की दाल बिलखसूस अवॉइड करनी है, लोबिया और चने भी अगर मुमकिन हो तो अवॉइड करें। अब फिर पेशेंट कहता है हम फिर खाएं क्या, कि अगर हमने सारा कुछ ही अवॉइड करना है तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिक एसिड में हरे पत्ते भी जितना हो सके कम से कम लें। तो फिर आप खा क्या सकते हैं, आप भिंडी, टींडे, शलजम, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड को लेके एक और चीज़ की, जो सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं जैसे गाजर वगैरह, उनका इस्तेमाल बिल्कुल छोड़े मत, लेकिन ज़रा कम करना है आपने। बाकी फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल यूरिक एसिड में कम करना है, फ्रूट जूसेस कम से कम लेने। वैसे फ्रूट्स का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड यूरिक एसिड में वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें ताकि यूरिक एसिड पानी के साथ फ्लश आउट होता रहे। चेरीज़ बहुत अच्छी हैं यूरिक एसिड के लिए। चेरीज़ चूँकि एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, स्ट्रॉबेरी, चेरी, बेरी, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपना ज़्यादा से ज़्यादा रखें। एंड लिक्विड्स का इस्तेमाल, लिक्विड्स में फ्रूट जूसेस नहीं, जैसे हमारे पास यही बात वाटर आ जाता है, या जैसे लेमन वाटर हो सकता है लेकिन विदाउट एनी शुगर, उसका इस्तेमाल जो है वो आपने ज़्यादा रखना है अगैन, ताकि यूरिक एसिड फ्लश आउट हो आपका। ठीक हो गया। सैलेड्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिक एसिड के पेशेंट? हम चना चाट इस्तेमाल कर लेते हैं क्या वो? क्योंकि हमें तो लगता है अच्छा सैलेड है ना, तो सैलेड हमने अगर बनानी है तो कौन कौन किस किस टाइप की? ये आपने बड़ा तेज़ों वाला सवाल किया। अगर हम सैलेड की बात करें, डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, चने नहीं इस्तेमाल कर सकते। प्याज, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ये चीज़ें काट के कचूमर सैलेड जिसको कहते हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। अगेन इसमें देखें ना, अगर मैं आपको कह दूं आपने ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां भी नहीं खानी, हरी सब्जियां भी, तो फिर बंदे ने खाना क्या? तो जो भी अवेलेबल है सब्जियों में आप खा लें, बस हरे पत्ते इसमें ना डालें। प्याज, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर वगैरह वो आप इस्तेमाल कर लें। इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर लें, प्लस 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका डाल दें। सेब का सिरका बहुत अच्छा है यूरिक एसिड के लिए। प्लस 1 चाय का चम्मच अलसी दादड़ करके इसी सैलेड पे डाल दें, वो भी बहुत अच्छी है यूरिक एसिड के लिए। लेकिन जो फैंसी सैलेड्स होते हैं, चना चाट हो गई, लोबिया चाट हो गई, इनको अवॉइड करें। कोई ऐसा सैलेड जिसपे ड्रेसिंग्स हुई हुई हैं, जैसे जिसपे कोई सॉस डली हुई है, वो यूरिक एसिड में भी बुरा है, वो कोलेस्ट्रॉल में भी आपके लिए बुरा है। तो अगर आपने फैंसी सैलेड बनाना ही है, आप सैलेड काटें, उसमें चिकन के चंक्स, घर का ही ग्रिल किया हुआ चिकन ऐसे काट काट के, जिसे हम सीजर सैलेड काइंड ऑफ थिंग कहते हैं, वो बना के आप खा सकते हैं। लेकिन दालों के साथ, या कॉर्न सैलेड, कॉर्न भी दाल में ही आ जाती है, तो कॉर्न सैलेड ऐसी चीज़ें बना के नहीं खानी। पास्ता, मैक्रोनीज, ये चीज़ें खा सकते हैं यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट? डेफिनेटली खा सकते हैं। ब्रांड पास्ता मिल जाता होता है, होल व्हीट पास्ता मिल जाता होता है, दोनों पेशेंट्स इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसमें जो सॉस आती है वो काम खराब करती है। पास्ता, मैक्रोनी बुरी चीज़ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट होल व्हीट ले ले ताकि उसमें फाइबर ज़्यादा हो, फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। उसके अंदर वो जो हम बहुत ज़्यादा लवाजमात डाल देते हैं, वो लवाजमात खतरनाक है। ऊपर बहुत ज़्यादा केचप ना डालें, मॉडरेशन में रह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चावलों का इस्तेमाल? अच्छा, यूरिक एसिड में कहा जाता है कि चावलों का इस्तेमाल हमने नहीं करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मॉडरेशन में यानी एतदाल में रह के आप चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का तो चावलों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, चूँकि कोलेस्ट्रॉल फाइबर के साथ नीचे आता है, यानी आपके डाइट में जितना फाइबर ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल उतना नीचे आएगा। अब चावलों के अंदर फाइबर नहीं है, जो वाइट राइस है उनके अंदर फाइबर नहीं है। ब्राउन राइस की अगर हम बात करें, उसमें आर्सेनिक ज़्यादा है और आर्सेनिक को कैंसर के साथ लिंक किया जाता है। तो ब्राउन राइस भी कोई बहुत इस केस में सुपीरियर ना हुए। फिर हम कर क्या सकते हैं कि हफ्ते में एक आधी दफ़ा चावल खा लें, बाकी दिन हम गंदम की रोटी, लाल आटे की रोटी इस्तेमाल करें। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो लाल आटा और जौ
बार्लिक, ये 2 चीज़ें मिक्स करके इस्तेमाल करें, वो यूरिक एसिड में मदद करेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया ना डाइट। अब आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? लाज़िम मलजूम है कि वॉक एक्सरसाइज करनी है यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट? आपको याद होगा हम ब्रेक से पहले एक ही बात कर रहे थे कि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल में एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है लाइफस्टाइल का। पेशेंट बहुत सारा कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता होता है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता होता है। दोनों केसेस में वर्जिश जो है या हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है या वॉक जो है वो इट्स अ मस्ट, वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। थोड़ी बहुत आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। प्लस इफ पॉसिबल आप जिम ज्वाइन कर लें। जो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर है कार्डियो से। अब कार्डियो वो है जिसमें हार्ट रेट बढ़ रहा है, वो वैसे तो अच्छी है सेहत के लिए, लेकिन वेट ट्रेनिंग यूरिक एसिड को लेकर ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छा। अच्छा, मुझे बता दें कि अब एक मैसेज की सूरत में कि हमने इनसे बचना कैसे है? यूरिक एसिड से बचने के लिए आप यही कर सकते हैं, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। अगर आपके जीन्स के अंदर यूरिक एसिड है और डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब की है, प्लीज़ ये मत सोचा करें दवाई तो पूरी उम्र लग जानी है, नहीं लगती आपको दवाई पूरी उम्र। दवाई का इस्तेमाल करें। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो बाहर के खाने, फास्ट फूड, जंक फूड को तब तक अवॉइड करें जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ जाता, और उसके बाद आप ये चीज़ें मॉडरेशन में ओकेजनली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड मीट को अवॉइड करें जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें। एंड जिंजर का इस्तेमाल और लहसुन का इस्तेमाल, गार्लिक और जिंजर, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल में ज़रूर करें। थोड़ा सा की सूरत में कर लें इनको, थोड़ा सा जैसे 1 इंच अदरक का टुकड़ा हो गया या 2 जवे लहसुन के, कूट के रोटी के पहले नवाले में रख के रात के खाने के पहले नवाले में इस्तेमाल कर लें। इससे भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आएगा। अगर हार्मोन इस्तेमाल करेंगे ये डाइजेस्टिव इश्यूज कर सकता है, यानी मैदे के मसले और फिर मुंह से स्मेल और वो सारा कुछ। तो रात के खाने के पहले नवाले में इन दोनों में से एक चीज रखनी है, दोनों चीजें नहीं। एक दिन, तो बड़ी जबरदस्त चीज आपने बता दी है, जरूर हम अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। थैंक यू सो मच आयशा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं जी आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले हम बहुत ही स्पेशल बर्थडे विश करने वाले हैं जी नईमा आपा की। नईमा राव, आप उन्हें अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी देखते हैं। नईमा आप आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक देना चाहेंगे टीम सिटी गेट 10 की जानिब से, सिटी 42 की जानिब से। जी आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज सालगिरह है जी मोहम्मद हुज़ैफा खान की, तूबा फातिमा की, मोहम्मद उबैदुल्लाह की, मोहम्मद रेहान की, शाहजेब भट्ट और सैयद आरिज अली। आप सब लोगों को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अच्छा जी, अभी हमने बतानी है आपको रेट लिस्ट फातिमा के पास है, ओपन मार्केट में वो मौजूद हैं जी। आज की रेट हमें बताएंगी। ओवर टू यू फातिमा। ओपन मार्केट में सब्जियां जो हैं वो दुगने दाम फरोख्त हो रही हैं और उसका ज़्यादा जो सबब बन रहा है वो सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब में जो मौसम है और जो सैलाबी सूरत हाल है उसके बायस जो है सब्जियों की क्वालिटी में भी काफ़ी असर आ रहा है, जिसकी वजह से सब्जियां दुगने दाम फ़रोख्त की जा रही हैं मनमानी कीमतों में गिराव फरोशों की जानिब से। अगर आज की रेट लिस्ट के हवाले से बात करें तो आलू जो है वो 75 रुपये में मुकर्रर करने के बावजूद 90 में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 60 रुपये किलो होने के बावजूद जो है बाज़ार में 80, जबकि टमाटर 120 की बजाय 150 में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की बात करें तो 290 की बजाय 350 में, अदरक 460 की बजाय 500 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मसाला जार के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम जो है वो मज़ीद ज़्यादा हो गए हैं और ज़्यादा दाम में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें बैंगन जो है वो 120 की बजाय 150 में, गोभी 110 की बजाय 150 में, शिमला मिर्च 180 के बजाय 210 में, भिंडी 200 की बजाय 220 में, शलजम 80 की बजाय 100 में और 120 में, जबकि अरवी 100 की बजाय 150, मटर 240 की बजाय 300 तक। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल सेम टाइम पर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।